नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें, साथ ही तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राजेश राय। राजेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम में आईपीएल को लेकर बड़ा फैसला किया। 2022 के आईपीएल में 10 टीमें होंगी, साथ ही कोरोना से हुए नुकसान का हर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को मुआवजा दिया जाएगा। जनवरी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 चैंपियनशिप के बाद सभी घरेलू टूर्नामेंट्स कराए जाने पर सहमति। ताजा आईसीसी 2020 रैंकिंग में लोकेश राहुल बल्लेबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बरकरार, जबकि कप्तान विराट कोहली एक पायदान के सुधार के साथ 7वें स्थान पर पहुंचे। और एनबीए टीम में शामिल हुए पहले भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा पर 2 वर्ष का बैन लगाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 89वीं एनुअल जनरल मीटिंग में आईपीएल को लेकर बड़ा फैसला किया है। 2021 में टूर्नामेंट में पहले की तरह 8 टीमें ही खेलेंगी, लेकिन 2022 में 2 टीमें और शामिल की जाएंगी। साथ ही कोरोना से हुए नुकसान का हर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को मुआवजा भी दिया जाएगा। ये बैठक आज अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हुई। साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली आईसीसी बोर्ड में निदेशक बने रहेंगे। साथ ही राजीव शुक्ला को बीसीसीआई का औपचारिक तौर पर उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए सुनते हैं आज की इस महत्वपूर्ण बैठक पर हमारी सहयोगी दीपिका की ये रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 89वीं एनुअल जनरल मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बीसीसीआई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से क्लेरिफिकेशन के बाद 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने के आईसीसी के फैसले का समर्थन करेगी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली आईसीसी के बोर्ड में डायरेक्टर बने रहेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में सचिव जय शाह ये जिम्मेदारी संभालेंगे। शाह आईसीसी में भारत के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे। जनवरी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 चैंपियनशिप के बाद सभी घरेलू टूर्नामेंट्स कराए जाएंगे। राजीव शुक्ला को औपचारिक तौर पर बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महिम चौधरी के बाद ये पद खाली था। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह और कोषाध्यक्ष अरुण धूमल केंद्र सरकार से आईसीसी 2020 विश्व कप 2021 और साथ ही 2023 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर टैक्स में छूट देने को लेकर बात करेंगे। दोनों ही वर्ल्ड कप भारत की मेजबानी में होने हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए टैक्स में छूट नहीं मिलने से बीसीसीआई को करीब 904 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने क्रिकेटर्स का इंश्योरेंस कवर बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दिया है। साथ ही बोर्ड ने अंपायर्स, मैच रेफरी और स्कोरर्स की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 55 से 60 कर दी है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो ये अगर हम देखें राजेश, तो इस तरह से बीसीसीआई की ये बड़ी अहम बैठक थी। काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और अगर हम आईपीएल की टीमों की बात करें तो 8 से 10 करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, कुछ साल पहले जाइए, वर्ष 2011 आईपीएल में 10 टीमें खेली थी। 2012 9 टीमें खेली, 2013 9 टीमें खेली। उससे पहले तक 8 टीमों का टूर्नामेंट था और 2013 के बाद से अब तक 8 टीमों का टूर्नामेंट चला आ रहा था। और जो 21 का टूर्नामेंट होना है वो भी 8 टीमों का ही होगा, क्योंकि समय कम है जी। और कोशिश ये थी कि इस 21 वाले टूर्नामेंट को भी 9 टीमों का कर दिया जाए, लेकिन जैसे समय कम था, चीजों को व्यवस्थित करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता, इस वजह से इस बार इन्होंने 8 टीमों का किया है और 2022 में 10 टीमों में वापस जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब 2011 में 10 टीमों का टूर्नामेंट किया गया था जी, उसके बाद 9 टीमें, फिर 9 टीमें और फिर 8 टीमों पर क्यों आए? ये एक मंथन की बात है बीसीसीआई के लिए कि 3 साल इन्होंने नॉर्मल 8 टीमों से बढ़ाकर टीमों की संख्या आगे की, लेकिन फिर वापस 8 टीमों पर लौट आए। तो क्या 8 टीमें सूट कर रही थी बीसीसीआई को? और 10 टीमें जब करेंगे तो मैचों की संख्या बढ़ेगी, खिलाड़ियों की संख्या बढ़ेगी। देखिए, प्लेयर्स के लिहाज से या जो फ्रेंचाइजी है उनके लिहाज से, या जिन शहरों में टूर्नामेंट, क्योंकि अब अभी तक 8 टीमें हैं तो 8 शहरों में टूर्नामेंट होते थे, जो होम एंड अवे बेसिस पर टूर्नामेंट हो रहा है। अब 2 टीमें और ऐड होंगी तो 2 शहर और जुड़ जाएंगे।
तो ये जो पूरा लॉजिस्टिक्स होगा, ये जो पूरा इसका तामझाम देखा जाएगा कि वो कितना सक्सेसफुल रहता है, वो सबसे पहले शॉर्ट आउट करना जरूरी है। अभी 8 टीमों का 21 में है, तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है, जैसे नॉर्मल है। लेकिन देखना ये है कि इस बार का टूर्नामेंट भी यूएई में होता है या भारत में होगा। पहली पसंद भारत है कि अप्रैल में इस टूर्नामेंट को कराया जाए, क्योंकि जो इंग्लैंड के साथ डोमेस्टिक सीरीज है वो मार्च के आखिरी वीक तक जाएगी। बिल्कुल। नए फ्रेंचाइजी की अगर हम बात करें तो इसमें अहमदाबाद का नाम काफी आगे चल रहा है, और क्योंकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने अहमदाबाद में 1,10,000 दर्शक क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा स्टेडियम भी बनाया, मोटेरा स्टेडियम बनाया है। और जहां तक मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट है जी, जो डोमेस्टिक का पहला टूर्नामेंट इस साल होना है, जो जनवरी से शुरू होगा जी, वो उसके जो नॉकआउट मुकाबले हैं वो सारे मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो अहमदाबाद इस समय लगता है कि बीसीसीआई के लिए एक मेजर पावर जो सोर्स है वो बन रहा है। अगर आप देखें तो जो मीटिंग भी हुई है बीसीसीआई की, जो एजीएम हुई है वो भी अहमदाबाद में हुई है, और सबसे बड़ा स्टेडियम है वो भी अहमदाबाद में बना है, और 1,10,000 की क्षमता है। आपको याद होगा कभी ईडन गार्डन 1 लाख दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन वर्ल्ड कप के टाइम में उसकी दर्शक क्षमता घटाकर 66,000 की गई थी। लेकिन जैसे अब ये मोटेरा स्टेडियम 1,10,000 दर्शकों का है, और जिस तरह से बीसीसीआई ने फैसला किया कि मुश्ताक अली T20 के नॉकआउट जितने भी मैचेस होंगे वो मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि अहमदाबाद एक फ्रंट रनर है नई टीम के लिए। और दूसरी टीम कौन सी आती है, किस शहर से आती है, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पहला सवाल सिद्धार्थ अभी भी ये है कि जब 10 टीमें हो जाएंगी तो ये कितना बड़ा तामझाम फैलेगा आईपीएल का, और उसको एक व्यवस्थित तरीके से आयोजित करना सही होगा या उससे परेशानियां बढ़ेंगी। क्योंकि अभी भी सवाल वो है कि 2011, 12, 13 में जब 8 से ज्यादा टीमें खेली थी तो फिर बीसीसीआई को, जबकि उस समय तो जो अभी 2020 में कोरोना जैसे हालात रहे हैं, उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल कंडीशंस थी। उस समय 8 टीमों का टूर्नामेंट खेला गया था, लेकिन 3 साल जब टीमें बढ़ाई गई तो उनको 3 साल के बाद फिर टीमों को वापस 8 पर क्यों लाया गया। जी, और आज का एक निर्णय और है कि बीसीसीआई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से क्लैरिफिकेशन के बाद 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने के आईसीसी के फैसले का समर्थन करेगी। देखिए, बड़ा एक अजीब सा सवाल है, ये बार बार होता आ रहा है कि ओलंपिक में क्रिकेट को क्यों लाया जाए। ओलंपिक अपने आप में एक महामंच है जहां दुनिया भर के तमाम बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, और क्रिकेट को अगर आप देखें तो क्रिकेट का आईसीसी ने पहले ही बहुत विस्तार कर रखा है जी। इस समय आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है जी, आईसीसी का 1 दिवसीय वर्ल्ड कप है, हर 2 साल में T20 वर्ल्ड कप हो रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा आईपीएल यहां पर आयोजित होता है। तो क्यों इस बात की जद्दोजहद की जा रही है कि आईपीएल को, ये क्रिकेट को ओलंपिक में ले जाया जाए। देखिए, क्रिकेट एक अलग चीज है और ओलंपिक एक बिल्कुल अलग चीज है। अगर आप फुटबॉल को देखें, मैं फुटबॉल का उदाहरण देना चाहूंगा कि फुटबॉल ओलंपिक में खेला जाता है, लेकिन जो बात फुटबॉल वर्ल्ड कप में होती है वो ओलंपिक फुटबॉल में कभी नहीं होती। तो ओलंपिक एक अलग किस्म के खेल आयोजन है, खेलों का महाकुंभ है, और क्रिकेट अलग है। इन दोनों का अगर डिफरेंट रखा जाए तो बेहतर होगा कि एक ओलंपिक स्पोर्ट बनाने के लिए क्रिकेट को ओलंपिक में लाएं। मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत उचित फैसला होगा। बिल्कुल। अगर हम इसके अलावा कई सारी खिलाड़ियों को भी छूट, अगर हम देखें तो T20 वर्ल्ड कप के लिए टैक्स में छूट की अगर हम बात की गई है, और जो क्रिकेटर्स के जो इंश्योरेंस कवर हैं वो 5 लाख से 10 लाख रुपए करे हैं, और साथ ही अंपायर्स, मैच रेफरी और स्कोरर्स की जो रिटायरमेंट एज है उसको भी 55 से बढ़ाकर अब 60 साल कर दिया गया। ये एक बहुत अच्छा फैसला है कि आपने अंपायर और जो स्कोरर्स हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है 5 साल बढ़ा दी है। निश्चित रूप से इससे बहुत सारे जो हमारे एम्पायर्स हैं और जो स्कोरर हैं उनको निश्चित रूप से फायदा होगा कि आपकी रिटायरमेंट एज 55 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। जहां तक टैक्स छूट की बात है, और आईसीसी ने हमेशा बीसीसीआई को फोर्स किया, दबाव डाला है कि आप जो उसके मेजर टूर्नामेंट्स हैं, खासतौर पर जो वर्ल्ड कप हैं, उसके लिए अपनी सरकार से टैक्स छूट लें, नहीं तो बीसीसीआई के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। अभी तक बीसीसीआई इसमें कोई बहुत एश्योरेंस नहीं दे पाया कि वो सरकार से टैक्स छूट ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, लेकिन आईसीसी की बराबर कोशिश यही है कि बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट से टैक्स छूट हासिल करे ताकि जो वर्ल्ड कप आयोजित होने हैं, क्योंकि इस साल 2021 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप आयोजित करना है, 2023 में भारत ने 50 ओवर का वनडे वर्ल्ड कप आयोजित करना है, तो बहुत जरूरी है कि बीसीसीआई इस मामले में जो भी फैसला करना है जल्द कर ले।
और कुछ लोगों की और इस जो अहम मीटिंग में ये भी फैसला किया गया है कि राजीव शुक्ला को औपचारिक तौर पर बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्योंकि महिमा चौधरी के बाद से ये पद खाली था। देखिए, जहां तक राजीव शुक्ला जी की बात है, बहुत ही अनुभवी प्रशासक हैं और लंबे समय से बीसीसीआई से जुड़े हुए हैं और क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो एक अच्छा कहा जा सकता है, इसको अच्छी पहल कही जा सकती है, एक स्वागत योग्य कदम है कि उनको बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये थी बीसीसीआई की बैठक में लिए गए जो अहम फैसले थे, उन पर हमारी जो आज के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ चर्चा। कल आईसीसी ने अपनी 2020 रैंकिंग जारी की है। क्या कुछ खास है इस रैंकिंग में, आई जानते हैं अपने सहयोगी अतहर सईद से। कल जारी ताजा आईसीसी 2020 रैंकिंग में लोकेश राहुल बल्लेबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बरकरार हैं, जबकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली एक पायदान के सुधार के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। राहुल और कोहली ही दो भारतीय बल्लेबाज हैं जो तीनों वर्गों बल्लेबाजी, गेंदबाजी और हरफनमौला खिलाड़ियों की रैंकिंग में टॉप 10 में हैं। राहुल 816 अंक से डेविड मलान और बाबर आजम के पीछे हैं, जबकि कप्तान कोहली के 697 अंक हैं। वहीं दूसरी ओर कोहली तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 10 में हैं और ओडीआई में वो टॉप पर हैं। वहीं टेस्ट रैंकिंग में वो दूसरे स्थान पर काबिज हैं। अन्य खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टिम सिफर्ट 24 पायदान की उछाल के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि तेज गेंदबाज टिम साउदी 13वें से 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आईसीसी T20 रैंकिंग में पाकिस्तान को 3 अंक का नुकसान हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड को 3 अंक का फायदा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान अपने चौथे और न्यूजीलैंड छठे स्थान पर कायम है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। अगर हम इसकी खास बात देखें इस रैंकिंग को, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकेश राहुल जो है बल्लेबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बरकरार हैं, जबकि कप्तान विराट कोहली जो है वो एक स्थान का फायदा हुआ है, 7वें स्थान पर आ गए हैं। देखिए, इस साल की जो, क्योंकि इस साल 2021 में, इस साल वैसे ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होना था, किसी कोरोना के कारण नहीं हो पाया, और जी तो 2021 में भारत ने की मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप होना है और अक्टूबर-नवंबर में टूर्नामेंट होना है। तो जो खिलाड़ी इस दौरान खेलेंगे, उस वर्ल्ड कप से पहले खेलेंगे, सभी खिलाड़ियों के पास एक अच्छा मौका रहेगा कि वो लगातार अच्छा परफॉर्म करें, जो भी सीरीज मिलती हैं। जी, देखिए, बहुत मुश्किल, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि सभी सीरीज संभव हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। जी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज खेली, वनडे सीरीज खेली, अब टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट हो चुका है, 3 टेस्ट बचे हुए हैं। अगले साल के शुरू में भारत को इंग्लैंड की मेजबानी करनी है और तीनों फॉर्मेट के सीरीज का आयोजन होना है। उसके बाद अप्रैल से आईपीएल भी शुरू हो जाएगा। तो ये जो मौके हैं खिलाड़ियों के पास कि अपनी रैंकिंग को अच्छा करें, अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करें, ताकि जब वर्ल्ड कप नजदीक आने लगे तो आप अपना दावा मजबूत कर सकें और अपने परफॉर्मेंस से अपने सेलेक्टर्स को, अपने कप्तान को, अपने टीम मैनेजमेंट को प्रभावित कर सकें। तो एक रैंकिंग जो होती है वो खिलाड़ी के प्रदर्शन को दर्शाती है। जी, राहुल जैसा आप जानते हैं कि आईपीएल में उन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया था और टॉप स्कोरर रहे थे, और उनका प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में जो T20 सीरीज हुई उसमें भी अच्छा रहा था, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो भारत ने 2-1 से T20 सीरीज जीती थी। खैर, वो एक अलग मुद्दा है कि जो पहला टेस्ट एडिलेड में खेला गया था उसकी दूसरी पारी में भारतीय टीम 36 रन पर आउट हो गई थी, लेकिन अब उनके पास मौका है कि 26 दिसंबर से जब मेलबॉर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट शुरू हो तो भारतीय टीम उसमें एक वापसी करे, अच्छा प्रदर्शन करे। और अच्छा प्रदर्शन करना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि जो नियमित कप्तान विराट कोहली हैं वो स्वदेश लौट चुके हैं और अजिंक्य रहाणे उनकी जगह कप्तानी संभालने जा रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे रैंकिंग में एक, अगर हम न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टिम सिफर्ट की बात करें तो 24 पायदान की उछाल के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो काफी लंबा उन्होंने काफी बेहतर रैंकिंग हासिल की। जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो रैंकिंग में आपको उछाल मिलता है और वो दर्शाता है कि आपके प्रदर्शन में कितनी निरंतरता है, और रैंकिंग तभी आपकी अच्छी रह सकती है जब आप अपने प्रदर्शन में निरंतर रहते हैं। ये नहीं कि 1-2 मैच आपने अच्छे खेले और 2-3 मैच खराब खेले तो आपकी रैंकिंग जो है अप डाउन होती रहेगी। अगर आप अपने प्रदर्शन में बिल्कुल कंसिस्टेंट हैं, आपकी रैंकिंग में लगातार उछाल रहेगा, आपकी रैंकिंग अच्छी होती रहेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है। सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG में 26 दिसंबर से खेला जाएगा। इसके बाद सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG में निर्धारित है, लेकिन इस वेन्यू पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में तीसरे टेस्ट मैच की जगह में बदलाव किया जा सकता है। इस बात की पुष्टि खुद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने की है।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की माने तो सिडनी में कोरोना वायरस के प्रकोप ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को आकस्मिक योजना बनाने के लिए तैयार किया है, लेकिन सिडनी को हर साल नए साल के टेस्ट की मेजबानी करने का मौका दिया जाएगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इस समर में बैक टू बैक टेस्ट मैचों की मेजबानी करने के लिए कतार में है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सिडनी को तीसरे टेस्ट मैच के आयोजन स्थल पर अंतिम निर्णय लेने से पहले कोविड-19 के प्रकोप को नियंत्रण में लाने का हर मौका दे रहा है। तो इस पे भी संशय है कि जो तीसरा टेस्ट मैच है वो कहां होगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पहले जो वनडे सीरीज के पहले जो 2 वनडे थे वो सिडनी में खेले गए थे। तीसरा वनडे कैनबरा में खेला गया। T20 सीरीज का पहला मैच कैनबरा में खेला गया। बचे हुए 2 T20 मैच वापस सिडनी में आकर खेले गए। अब जब सिडनी में तीसरा टेस्ट होना है तो वहां पर कोरोना के जो केसेस हैं वो ज्यादा हो गए हैं और संशय हो रहा है कि सिडनी में तीसरा टेस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। खैर, ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स का फिलहाल तो ये मानना है कि तीसरा टेस्ट सिडनी में ही कराएंगे, लेकिन बैकअप प्लान के तौर पर उन्होंने मेलबर्न को रखा है, जहां पर दूसरा टेस्ट 26 तारीख से खेला जाना है। एनबीए टीम में शामिल हुए पहले भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा पर 2 साल का बैन लगाया गया है। वो पिछले वर्ष नवंबर में डोपिंग परीक्षण में विफल रहे थे, जिसके बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। आइए सुनते हैं इस खबर पर हमारे सहयोगी आनंद की ये रिपोर्ट। सुप्रसिद्ध भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा पर नाडा की ओर से लगाया गया बैन 19 नवंबर 2019 से लागू होगा और 18 नवंबर 2021 को खत्म होगा। इस दौरान वो भारत के लिए किसी भी इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। पंजाब के खिलाड़ी को 2015 में एनबीए टीम डालस मैवरिक्स में चुना गया था। सतनाम दक्षिण एशियाई खेलों की तैयारियों के लिए लगाए गए शिविर के दौरान नाडा की ओर से बेंगलुरु में टूर्नामेंट के बाहर आयोजित हुए परीक्षण में विफल रहे थे। उस समय भामरा ने इससे इनकार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया। भामरा ने व्यक्तिगत कारणों से 1 दिसंबर 2019 से शुरू हुए 13वें दक्षिण एशियाई खेलों से हटने का फैसला किया था। नाडा के नियमों के अनुसार एक एथलीट के पास ए नमूने का नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर बी नमूने की जांच कराने का अधिकार है। अगर बी नमूना भी पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके मामले की सुनवाई नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल द्वारा होती है, जो फैसला करता है कि सजा दी जाए या नहीं। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स स्कैन। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बनाया जाएगा। ये स्टेडियम 2023 में पुरुषों के हॉकी वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी करेगा। इस स्टेडियम में 20,000 दर्शक मैच देख पाएंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज इसकी घोषणा की। 15 एकड़ जमीन पर इस स्टेडियम का निर्माण बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि हमने पहले ही घोषणा की है कि उड़ीसा एक बार फिर 2023 में प्रतिष्ठित पुरुष हॉकी विश्व कप का गौरवशाली मेजबान होगा। टूर्नामेंट का आयोजन राजधानी भुवनेश्वर और सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में होगा। जिले के दिलीप तिर्की और सुनीता लाकड़ा जैसे कई मशहूर खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। हॉकी की लोकप्रियता जिले भर में देखी जा सकती है। और अब जबकि इस तरह का स्टेडियम यहाँ पे बन गया है तो राजेश, ये एक बहुत उत्साह बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि ओडिशा इस समय भारत में खेलों का एक बड़ा गढ़ बनता जा रहा है। अगर आप देखें तो हॉकी के कई टूर्नामेंट पिछले कुछ वर्षों में वर्ल्ड कप से लेकर FIS लीग के मैचेस से लेकर ओलंपिक क्वालिफायर से लेकर वो तमाम मैच ओडिशा में हुए हैं कलिंगा स्टेडियम में। और अब जब राउरकेला में ये सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसकी 20,000 दर्शकों की क्षमता है, तो ये एक अच्छी खबर है हॉकी के लिहाज से और वर्ल्ड कप के लिहाज से भी, क्योंकि 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों जगह पर आयोजित होना है। जी, और श्रोताओं अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राजेश, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।